आधुनिक इतिहास कह सकते हैं इसको, जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य का कैसे विस्तार हुआ वो मेनली हम पढ़ रहे हैं। 60 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके थे, आज हम 61वें नंबर प्रश्न से देखेंगे। पर उससे पहले अगर आपको मैथ भी पढ़ना है तो उसके लिए आप अध्ययन केंद्र मैथ सर्च करोगे, यानी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप मैथ क्लास ज्वाइन कर सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा, किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी? तो पहले बता दो हमको ब्लैक होल घटना कौन से स्टेट में हुआ था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये हुआ था सिराजुद्दौला के टाइम में, सिराजुद्दौला के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद पुस्तक हो गया, व्यक्ति के रूप में वही थे अंतिम। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? कौन सा युद्ध था? यह भी पढ़े हुए थे कुछ देर पहले, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध। ऑप्शन नंबर ए। डिंडीगुल नाम है, डिंडीगुल किसका नाम है? तमिलनाडु में एक नगर का। डिंडीगुल तमिलनाडु का एक शहर है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था? वारेन हेस्टिंग के टाइम में। वारेन हेस्टिंग के टाइम में बंगाल का सरकारी खजाना मतलब मुर्शिदाबाद से खजाना जो था वो कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया था। किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था? कौन सा वो चार्टर एक्ट था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को, ये सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहला एक्ट था जिसमें गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था, इसी में ये किया गया कि एक न्यायालय बनाया जाएगा, तो वो किसके टाइम में हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही। वारेन हेस्टिंग के टाइम में ही कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई। हालांकि 1774 में हुआ था, पर 1774 पर कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही हुआ था। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? एजीला इम्पे, एजीला इम्पे। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? 1784 पिट्स इंडिया एक्ट भी वारेन हेस्टिंग के टाइम में पास किया गया, वारेन हेस्टिंग के टाइम में। अब यहाँ पे सुमेलित करना है कौन सा युद्ध किस टेन्योर में हुआ था, इसमें से कौन सा मेनली सही है ये आपको बताना है यहाँ पे। तो 2 और 3 सही है, मतलब तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था 90 से 92 के बीच, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1824 से 26 के बीच। इस दोनों को फिर से रिपीट कर लेते हैं। तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से लेकर 92 तक, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 तक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही है। सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सिख के बारे में इसमें से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने, रामदास के बाद गुरु अर्जुन देव जो थे सिखों के गुरु बने, सही है। गुरु अंग देव ने सिखों को अपनी लिपि गुरुमुखी दी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है, मतलब 2 और 3 आपका यहाँ पे सही आंसर बन रहा है। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्य मतलब प्रेसिडेंसी स्टेट जिसको कहते हैं, प्रेसिडेंशियल स्टेट पर विचार कीजिए जिसका सही कालक्रम में मतलब विलय हुआ अंग्रेजों के साथ। तो पहले कौन सा हुआ था? सतारा, पहले हुआ सतारा, उसके बाद संबलपुर, और सबसे लास्ट में हुआ था झांसी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन है जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास एस्टेब्लिश किया था? तो आधुनिक का जब भी बात हो तो टीपू सुल्तान, टीपू सुल्तान। ऑप्शन नंबर डी। टीपू सुल्तान काफी अग्र सोची थे, आगे की सोचते थे वो। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके टाइम में हुआ था? डलहौजी के टाइम में। हड़प की नीति के अंतर्गत काफी विकास हुआ था डलहौजी के टाइम में। सूची दिया गया है युद्ध, मीन्स आपको सही सुमेलित करना है कि कौन कौन सा युद्ध किस ईस्वी में हुआ था। तो 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध।
प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है, मतलब ठगों के दमन की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन। आगे उत्तरवर्ती मुगल शासक, मतलब मुगल शासक का जो मेन औरंगजेब था उसके बाद जो शासक बने उसको कहा जाता है उत्तरवर्ती मुगल शासक। तो इसमें से कौन से शासक को कौन सी उपाधि दी गई थी आपको यहाँ पे मिलाना है। तो बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहा जाता था, बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर। फर्रुखसियर को घृणित कायर, फर्रुखसियर को घृणित कायर, कहीं किसको रंगीला भी कहा जाता है पर घृणित कायर, ठीक ना। फर्रुखसियर को घृणित कायर इसको कहा जाता था। आगे है हमारा मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, सॉरी मैं कंफ्यूज था यहाँ पे। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता है, फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा जाता है, और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, बहादुर शाह प्रथम को शाह बेखबर, फर्रुखसियर को घृणित कायर, मोहम्मद शाह को रंगीला और बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए सही था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा था? बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। वह किसकी सहायता से सम्राट बना था? वो जुल्फिकार खां, जुल्फिकार खां की सहायता से राजगद्दी पर बैठा था। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? सैयद बंधु। उसके बाद 3-4 जो शासक थे वो सैयद बंधु के नाम से ही मतलब मुगल शासक संभालते थे। नृप निर्माता मीन्स किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? सैयद बंधु को, वो राजा बनाते थे। सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर उसकी हत्या कर दी, मतलब मराठा के हेल्प से? तो फर्रुखसियर का, फर्रुखसियर, ऑप्शन नंबर बी। सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने में काम किया था, मतलब किस किस को वो अपने इन्फ्लुएंस में आके बादशाह बनाया था? तो ये सारे, फर्रुखसियर हो, रफ़ीउद्दौला, रफ़ीउद्दर्जाद या मोहम्मद शाह, इन चारों को उन्होंने बादशाह बनाया था। सैयद बंधुओं के पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के टाइम में, मोहम्मद शाह के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था? रोशन अख्तर किस मुगल बादशाह का नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। ऑप्शन नंबर ए। अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखसियर किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुआ? ये स्वतंत्र हुआ था मोहम्मद शाह या रंगीला के टाइम में, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम में। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन था नादिर शाह, नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? उस टाइम में मुगल सम्राट था मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ था? ये हुआ था शाह आलम द्वितीय के समय में, शाह आलम द्वितीय के समय में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर किसका नाम था? शाह आलम द्वितीय का, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर भी था। कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भाई के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर आसीन हुआ? ये थे शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया यह शेर विख्यात है? कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में। तो ये शायरी उनके द्वारा कहा गया था। ये कौन थे? बहादुर शाह, बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाले प्रथम मुगल शासक कौन से थे जिसको पेंशन मिला? तो वो था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों से पेंशन पाने वाले पहले शासक बने। यहाँ पे राज्य दिया गया है और उसके संस्थापक कौन थे ये आपको सुमेलित करना होता है। तो बंगाल का स्थापना 1713 ईस्वी में मुर्शीद कुली जाफर खां ने किया। फर्रुखाबाद 1714 में मोहम्मद खां बंगस ने किया।
कर्नाटक का स्थापना 1720 में शहादुत्तौला खां ने किया और अवध का स्थापना मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां या बुरहानुल अल मुल्क ने किया 1722 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ए सही है। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं, प्रश्न आता है ये। बंगाल राज्य का स्थापना किसने किया? मुर्शिद कुली जाफर खान ने। फरुखाबाद का स्थापना किया मोहम्मद खां बंगस ने। कर्नाटक का सादत उल्ला खां और अवध का मीर मोहम्मद अमीन सादत खां बुरहान मुल्क ने। आगे है राज्य और उसके संस्थापक। एक प्रश्न कहीं ना कहीं इससे बन जाता है रेलवे के एग्जाम में, ठीक ना, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। हैदराबाद का मीर कमरुद्दीन चिनकालिच निजामुल। रुहेलखंड के स्थापक थे अली मोहम्मद खां। भरतपुर का बदन सिंह और मैसूर का हैदर अली। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी आपका सही था। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? नवाब वजीर कहलाता था अवध का नवाब। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था चूड़ामणि। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून मीन्स प्लेटो ऑफ जाट्स एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? ये कौन थे? सूरजमल। ऑप्शन नंबर सी सही है, जाटों का सूरजमल। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 में, उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह को मिली थी? फिर से रिपीट करते हैं। मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल तथा उड़ीसा की सूबेदारी किस मुगल शासक के टाइम में दिया गया था? फर्रुखसियर के टाइम में। ऑप्शन नंबर सी। किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल उसकी राजधानी बना दी? तो मुर्शिद कुली जाफर खां ने। बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रथम कारण कौन सा था? कारण था उसका मेन मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान ने मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या हो गया। मतलब दोनों में क्या था, मतलब सही से इंगेज नहीं था, यही इसका कारण हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। किस मुगल बादशाह ने 1733 में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की थी? शुजाउद्दीन को प्रदान किया गया था मोहम्मद शाह या रंगीला का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका सही होगा। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? यदि ना छेड़ा जाए तो वह शहद देगा और यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की जाए तो मधुमक्खी काट कर प्राण ले लेगी। ये कहा गया था अलीवर्दी खां के द्वारा यूरोपियों के बारे में। ये बीपीएससी में पूछ लिया गया था 2019 का शायद, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलाबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते समय बंगाल के किस नवाब ने कहा था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना चाहिए? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का भय नहीं होगा। ये किनके द्वारा मेनली कहा गया था? अलीवर्दी खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्द में समुद्र में आग लग जाएगी, मतलब अंदर ही कोलाहल या लड़ाई मच जाएगी? वो था अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर ए। बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों जैसे अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना, अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। ये किनके द्वारा कहा गया था? अलीवर्दी खां नॉलेजेबल था, वो जानता था कैसे क्या हटाना है, पर हटा नहीं पाया क्योंकि अंदर में क्या था, काफ़ी लोग अंग्रेज से मिले हुए थे, ठीक ना। ये इसका मेन रीजन हो गया कि उसका काम सफल नहीं हो पाया था। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद का मेन कारण क्या था? कभी भी क्या होगा, एक तो व्यापार मेन कारण था, फिर कुछ गलत उपयोग किया गया था। मतलब अंग्रेज द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी कर दी गई, अंग्रेज द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया, भगोड़े कृष्ण वल्लभ को कोलकाता में अंग्रेज द्वारा शरण देना, मतलब जो सिराजुद्दौला से गलत किया था उसको वो अंग्रेजों ने शरण दिया था। तो ये तीन कारण थे जिसके कारण
बंगाल सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद हुआ। एक और रीजन था कि जो भी नियम कानून बना था उसका बंगाल का जो कंपनी था वो गलत उपयोग कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका सही होगा। वो इसमें यहाँ पे लिखा हालांकि फ्री पास का गलत यूज करना। आगे घटना दिया गया है और वो किस तिथि को हुआ था, मतलब कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब हुआ, जून 1756 में, 15 से 20 जून 1756 में। काल कोठरी की त्रासदी हुई थी 1756 में ही 20 जून को। अलीगढ़ नगर की संधि हुई थी 9 फरवरी 1757 और प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। इसका डेट भी याद रखना, 23 जून 1757, काल कोठरी का 20 जून 1756, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1957, ऐसे याद रखो। 57 में ही प्लासी का लड़ाई और अलीगढ़ की संधि भी, इसमें बस 23 जून भी याद रखना। काल कोठरी की त्रासदी हुआ था 20 जून 1756 को और कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार कब किया गया था, जून 1756, 15-20 जून को। बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सांपत जंग मतलब युद्धों में अनुभाव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान की, इसमें से कौन सा क्षेत्र क्लाइव द्वारा उसे प्राप्त था, तो 24 परगना। 24 परगना, ऑप्शन नंबर ए सही है। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी क्यों बनाया था, उसका मुख्य कारण था कि वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता थे ताकि अंग्रेज का हस्तक्षेप ना हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही था यहाँ पे। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोग को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं और उन्हें शारीरिक यातना भी देते हैं। ये कहते हैं मीर कासिम। मीर कासिम ने कहा था अंग्रेजों को। बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारी के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर बड़ा असाधारण कदम उठाया था, मतलब काफी अच्छा कदम उठाया था मीर कासिम ने। मीर कासिम, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में हुआ था, इसमें से कौन सा कथन उसके रिगार्डिंग सही है, तो यहाँ पे तीनों कथन सही है। मतलब शाह आलम द्वितीय को कारा व इलाहाबाद का जिला दे दिया जाए, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी अस्थायी रूप से मिल जाए और हैदराबाद के उत्तर के जिले सरकारी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दे दे। ये सारे कथन मतलब वो जो संधि था उसमें हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो 16 अगस्त 1765 में हुआ था वो किसके बीच हुआ था, तो शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच। शुजा-उद-दौला और क्लाइव के बीच, ऑप्शन नंबर बी। कर्नल क्लाइव का गाधा या सियार की संज्ञा किसने दी, मतलब कर्नल क्लाइव को गधा या सियार किसके द्वारा कहा गया, मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर। कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल के रूप में संज्ञा दिया। भूसे से भरे एक बेताल कहा गया मुबारक को दुल्ला को। मुबारक को दुल्ला को। कर्नल मानसन ने कहा कंपनी के अधिकारियों को अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो। यह सोने की एक थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डालो और सोने निकालो। ये मेनली किनके द्वारा कहा गया था, आपसे पूछा जा रहा था। मीर जाफर के द्वारा। मीर जाफर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया हैदर अली ने। हैदर अली। किसने घोषणा कर रखी थी कि अंग्रेजों को पहले तो अकाल्ट से निकालकर बाहर करेगा और फिर बाद में उसको बाहर से अलग करेगा। हैदर अली के द्वारा। हैदर अली ने कहा था। आगे सुमेलित करना है युद्ध कब हुआ था और ये किसके बीच ये संधि थी। तो पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 69 के बीच हुआ, से मद्रास की संधि हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। आगे फिर से सुमेलित करना है युद्ध और उस टाइम में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व या फिर जनरल या वाइसराय उस टाइम में कौन था, ये आपको यहाँ पे सुमेलित करना है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध ये जनरल स्मिथ के टाइम में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकूट, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मोडेज और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। जनरल स्टुअर्ट। हैदर अली की मृत्यु 1782 में
किस युद्ध के दौरान हुई थी? 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। अगर आपको सारे आंग्ल मैसूर युद्ध का टाइम पीरियड पता है तो आप आसानी से टिक कर सकते हो, क्योंकि लिखा हुआ है 1782 में, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध यहाँ पे दिया गया था। ऊपर मैंने कहीं देखा हुआ, यहाँ पे देखो, जैसे 1782 अगर आपको पता हो तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इसको फिर से रिपीट कर लेते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 70 याद रख लो, मतलब 67 से 69 तक है। द्वितीय है 80 से 84 के बीच, और तृतीय है 90 से 92 के बीच। तो ये अगर याद रहेगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपका वैसे भी बन जाएगा। आगे है हमारा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलोर की संधि 1784 के बीच हुई थी। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो अभी पढ़े थे, उस टाइम में अंग्रेजों की तरफ से कौन वो युद्ध लड़ रहा था, मतलब नेतृत्व कर रहा था, वही क्या करेगा, इस पे हस्ताक्षर करेगा, तो लॉर्ड मैकेरी ने। लॉर्ड मैकेरी ने। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट था, कौन लाया था? वारेन हेस्टिंग, तो वही था गवर्नर। टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1782 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत क्या सब हुआ था? तो उस टाइम में टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेज को देना पड़ गया था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ गया था, और साथ ही अपने 2 बेटे को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ गया था। तो आंसर यहाँ पे आपका सी है, 1, 2 और 4 सही थे। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्नलिखित में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया था? फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। 5 के साथ उन्होंने संबंध स्थापित किया था। टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, जिसमें से कौन कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही है? तो टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया था, सही है। टीपू ने सिक्का ढलाई की नई प्रणाली की शुरुआत की थी, ये भी सही है। टीपू ने माप तौल के लिए नया पैमाना बनाया था। साथ ही फ्रांसीसी क्रांति की सफलता से प्रभावित होकर उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और उन्होंने अपने ही नगरीय टीपू विहित करने लगा था। यहाँ पे चारों कथन टीपू सुल्तान के बारे में सही है। तो अभी इसको हम एंड करते हैं, क्योंकि एक वीडियो आपका और बन जाएगा, संभवतः 60 प्रश्न और है, तो उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिला हो, सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और पसंद ना आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर कारण जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।